हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक टॉपिक तो अपना कंप्लीट कर चुके हैं, सेट्स थ्योरी, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हमने। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे रिलेशन फंक्शन। और ये जो चैप्टर है वो कहें कि फाउंडेशन है मैथमेटिक्स के लिए, पूरी मैथ्स के लिए एक फाउंडेशन है। 12th में पूरा कैलकुलस इसी चैप्टर पर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बाकी जो कुछ पार्ट है वो 12th क्लास में है। रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, क्या समझा जाए तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये अपने को समझना है। ऑर्डर्ड पेयर, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले हम, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन एनी specific order is called ordered pair। अच्छा, ये हम पहले से ही जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो हमें पहले से पता है कि क्या होता है। जैसे हमने ऐसे लिखा 2,3, तो 2,3 जब लिखता हूँ तो इसका मतलब पहले 2 आया और बाद में 3 आया। अब अगर मैंने 3,2 लिख दिया, 3,2, तो यहाँ पे पहले 3 है और बाद में 2 है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर अगर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे पहले 2 था बाद में 3 था, यहाँ पे पहले 3 है बाद में 2, तो जब ऑर्डर हम चेंज कर देंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं होंगी। ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। वो देख भी सकते हैं हम लोग, जैसे 2,3 है तो ये तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊँ तो 2,3 का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2,3 हो गया। अच्छा, 3,2 का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा ये 3,2 हो जाएगा। तो दिख रहा है कि अगर इस पॉइंट को P बोल दूँ और इस पॉइंट को Q बोल दूँ, तो P और Q डिफरेंट पॉइंट है, इसका मतलब दोनों में एलिमेंट तो सेम ही लिखा है, इसमें भी 2, 3 और इसमें भी 2, 3, बट ऑर्डर का ही इम्पोर्टेंस है। तो जब भी हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में रख देंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो जनरली जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम उनको ऐसे लिखते हैं, A, B लिख दिया, P, Q लिख दिया, R, S लिख दिया एंड सो ऑन। ये सब लिखने के तरीके हैं ऑर्डर्ड पेयर को, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लें और उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रख देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जिनको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाए वो ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा। सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस है, मतलब अगर सेट्स में ऐसे लिखता मैं 2,3 या 3,2, सॉरी 2,3 या 3,2, तो ये तो दोनों सेम ही चीज़ें, यहाँ पर एलिमेंट सेम हैं, यहाँ पे ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मीनिंग ऑर्डर का ही है, तो इससे ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अच्छा, दूसरा, अब अगर ऐसा हुआ कि दो ऑर्डर्ड पेयर है उनको इक्वल होना है, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके इक्वल होने की क्या शर्त होगी। तो हमारे पास एक तो सपोज ये है, लेट A1 B1 एंड A2 B2,
are two ordered pairs if a1 b1 equals to a2 b2। अगर a1 b1 a2 b2 के इक्वल है then it is possible only when a1 equals to a2 and b1 equals to b2। मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल हो और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके दूसरे कंपोनेंट के इक्वल हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, फाइंड x एंड y इफ x प्लस 1 कमा y माइनस 3 इक्वल्स टू 7 कमा 4। मतलब क्या दिया हमें कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 7 होना चाहिए एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 7। तो जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या होगी कि इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल हो और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। इफ ये दूसरा इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कमा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कामा 1, फाइंड x एंड y। x और y बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसके इक्वल होना चाहिए, बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। क्या आएगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया मैंने तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 को इधर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 2। और यहाँ से क्या आ गया, ये x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x आ गया 2 और 3 और यहाँ से y क्या आ गया मेरे पास 1 एंड 2। तो इस तरह से हमें x और y मिल गए। तो जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उनके पहले वाले कंपोनेंट को हम पहले के इक्वल कर देंगे और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के इक्वल कर देंगे। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा और इक्वलिटी कैसे डिफाइन होगी, ये बात हमने डिस्कस किया। अच्छा, दूसरा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स हैं, उनका कार्टीसियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाए। अब दो के लिए जैसे डिफाइन होगा वैसे दो से ज़्यादा के लिए भी हो जाएगा। तो दो सेट्स अगर मेरे पास सपोज A और B हैं, लेट A एंड B, these are two sets, are two sets। तो इनका कार्टीसियन प्रोडक्ट कैसे डिनोट किया जाए, देयर कार्टीसियन प्रोडक्ट कैसे
डिफाइन होगा ए और बी जो है, ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, मतलब डिनोट कैसे करेंगे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। when their Cartesian product is denoted by a क्रॉस b, a क्रॉस b से डिनोट करते हैं हम लोग इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कैसे डिफाइंड करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। अच्छा, है तो ये भी एक सेट, तो बस क्या फ़र्क पड़ेगा कि सेट में तो एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स आता था, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या होंगे, ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी till this will contains all the elements of the type a comma b, where a is belonging to a and b is belonging to b। a वाला कहाँ से आएगा, a से आएगा, और b वाला कहाँ से आएगा, b से आएगा। तो a क्रॉस b जो है हमारा, this also will be a set, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और पहला वाला एलिमेंट तो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। फिर से एक बार समझते हैं इस बात को कि ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी लिखें या ए इंटू बी पढ़ते हैं, ए इंटू बी भी पढ़ते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी जो है ये एक सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जहाँ पहला वाला एलिमेंट तो ए से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास ये सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी सेट है मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 और 4। अच्छा, मुझसे अगर ए क्रॉस बी पूछे या बी क्रॉस ए पूछे तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाए, दिस विल कंटेन 1 2 क्रॉस 3 4। अच्छा, 1 2 क्रॉस 3 4, तो 1 के साथ क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा, 1 3 1 4। 2 के साथ क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा, 2 3 और 2 4। ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर b क्रॉस a लिखेंगे तो b क्रॉस a का मतलब 3 4 क्रॉस 1 2। अब ये वाला कितना आ जाएगा, 3 1 3 2 4 1 4 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अच्छा 1 3 हमने बोला था, 1 3 और 3 1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट होंगे। इसका मतलब a क्रॉस b इन जनरल b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, ये भी यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी फाइंड आउट तो ऐसे ही करेंगे हम, 1 के साथ जितने पेयर आए वो सब लिख दिए, फिर 2 के साथ जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो सब लिख दिए। तो क्या कंक्लूजन आया मेरे पास यहाँ से, पहला कंक्लूजन तो ये है कि इन जनरल ए क्रॉस बी जो है दैट विल नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा जनरली। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि अगर मेरे पास ए में सपोज p एलिमेंट्स हैं और b में कितने एलिमेंट्स हैं, q एलिमेंट्स, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b में वो किसके इक्वल आएगा, p इंटू क्यू के, मतलब na इंटू nb। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास a सेट मान लो, इसमें एलिमेंट्स हैं a और b, और b सेट्स क्या हैं 1 2 3। तो अगर मैं a क्रॉस b लिखता हूँ, a क्रॉस b क्या आएगा, a के साथ क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा 1, a के साथ ऑर्डर पेयर 2, a के साथ ऑर्डर पेयर 3, फिर b के साथ ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1, b के साथ ऑर्डर पेयर 2,
और बी के साथ ऑर्डर पेयर क्या आएगा 3। अच्छा तो कितने एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूँ तो Na कितना है मेरे पास 2 और Nb कितना है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होना चाहिए Na इंटू Nb। तो Na कितना है मेरे पास, Na कितना हो गया 2 और Nb कितना हो गया 3। तो फाइनली व्हाट वी हैव 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दैट विल बी 2 इंटू Na इंटू Nb। अच्छा इन केस मुझे एक ही सेट के साथ लिखना है, जैसे सेट A है मेरे पास, सेट A में एलिमेंट्स सपोज 1 और 5 है। अब अगर कहा जाए मुझसे A क्रॉस A लिखिए, A क्रॉस A क्रॉस A लिखिए, A क्रॉस A क्रॉस। तो A क्रॉस A क्रॉस A पहली बात तो ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब कुछ इस टाइप के एलिमेंट आएंगे A B C टाइप के। अच्छा इसी तरह अगर ऐसे लिखूँ A B C D तो ये सब क्वाड्रोप्लेट बोलते हैं इनको। तो A क्रॉस A लिखता हूँ मैं, तो A क्रॉस A का मतलब क्या आ गया 1 5 क्रॉस 1 5। तो अब 1 के साथ जितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो लिखा। तो 1 के साथ पहला ऑर्डर पेयर पॉसिबल क्या है 1 कामा 1, फिर 1 कामा 5, फिर 5 के साथ 1 और फिर 5 के साथ 5। अच्छा फिर A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A तो कितना आ जाएगा। अब इसके साथ तो 1 1 1 5 5 1 5 5 क्रॉस 1 5 1 5। तो अब ये वाला उठाएं तो इसके साथ जो भी ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 कमा 1 कमा 1 कमा 1। फिर ये उठाएं तो इसके साथ तो क्या आ जाएगा 1 कमा 1 कमा 5। फिर इसको उठाएं तो 1 कमा 5 कमा 1। फिर इसी को लेके तो 1 कमा 5 कमा 5। फिर 5 के साथ तो 5 कमा 1 कमा 1। फिर 5 के साथ 5 कमा 1 कमा 5। फिर 5 के साथ 5 कमा 5 कमा 1। फिर इसी के साथ 5 कमा 5 कमा 5। तो ये हमारे इतने पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट हुए। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो इस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है इसमें, द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A।
मतलब पहले तो मुझे सेट ए लिखना है और फिर ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिखने हैं। तो कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस ए का, उसमें तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 लिख दिया है, एक तो -1 0 है और एक 0 1 है। तो सेट ए क्या होना चाहिए और उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। अच्छा, तो क्या गिवन है अपने को? वो गिवन है मुझे ए क्रॉस ए हैव 9 एलिमेंट्स। अच्छा, ए क्रॉस ए को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na इंटू Na, ये कितना हो गया 9। अब ये तो Na² हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव तो नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होना चाहिए 3। अच्छा, 3 के तीनों ही एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्योंकि सेट में तो किसी एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। अच्छा, अब उनमें से 2 एलिमेंट्स तो लिखा कि जो ए क्रॉस ए लिखा गया था उसमें -1 0 और 0 1 है। तो -1 0 और 0 1, अब ए में पता हो गया मुझे कि 3 ही एलिमेंट्स हैं और वो तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अच्छा, जब ये ए क्रॉस ए लिखा गया होगा तो पहला वाला जो एलिमेंट आया होगा वो भी ऑब्वियसली ए से आया होगा और दूसरा वाला एलिमेंट भी ए से आया होगा। तो ए को अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, सेट ए जो है उसे लिखने की कोशिश की जाए, तो एक तो मुझे -1 दिख रहा है, -1 ये दिख रहा है। अच्छा, दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा, और थर्ड क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा। तो इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, 3 ही एलिमेंट्स हैं, तीनों आ गए, -1 0 और 1। अब ए क्रॉस ए कैसे लिखा जाए? ए क्रॉस ए लिखना तो हमें आता है, कैसे लिखते हैं हम लोग? ए क्रॉस ए कैसे लिखा जाए? ए क्रॉस ए तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 और 1। क्या आ जाएगा इसमें? कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए -1 -1, फिर -1 0, फिर -1 1, यह आ गया। फिर 0 के साथ जितने पॉसिबल ऑर्डर पे, तो 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, फिर 1 के साथ तो 1 -1 1 0 1 1। ये हमारे सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गए जो कि ए क्रॉस ए में आएंगे। तो हमें सेट ए भी मिल गया और ए क्रॉस ए भी मिल गया। अच्छा, फर्दर अब हम जो है, अच्छा, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब हम सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मुझे कुछ ऐसा कहे कि सेट ए मेरे पास मान लो 1 2 है और सेट बी मेरे पास 3 4 है, सेट सी सपोज 4 5 है। अब अगर कहा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, या ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अगर बी इंटरसेक्शन सी चाहिए तो बी और सी का इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लिख देंगे। इसी तरह अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए तो बी यूनियन सी पहले लिख लेते हैं, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लिख देंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं लिखता हूँ तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 4। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मतलब 1 2 क्रॉस 4। 1 के साथ क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा? 1 के साथ 4 आ जाएगा और 2 के साथ 4 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे बी यूनियन सी चाहिए। अच्छा, बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? बी और सी के सारे एलिमेंट मिला लिए जाए तो क्या आ जाएगा? 3 4 और 5। अब क्या चाहिए? ए क्रॉस बी यूनियन सी मतलब 1 2 क्रॉस 3 4 5।
तो 1 के साथ जो जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, तो 1 के साथ क्या क्या पॉसिबल है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। तो ये मेरे पास आ गया A क्रॉस B यूनियन C। तो इस तरह से हम A क्रॉस B माइनस C चाहिए होता तो पहले B माइनस C लिखते, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लिख देते। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक तो फिलहाल अपना कंप्लीट हो गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाए, रिलेशन जो है, अच्छा ये हम पहले से जानते हैं। अच्छा रिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी दो चीज़ें हैं जिनको हम किसी रिलेशन से कनेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक सेट मेरे पास A है, दूसरा सेट क्या है, B है। अच्छा सेट A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट से कनेक्ट करना है बाय ए सम रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं और फिर समझते हैं कि सपोज मेरे पास A और B, लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन any सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा A क्रॉस B अभी हमने सीखा, A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B will be a relation from set A to set, मतलब A क्रॉस B जो है उसका कोई भी सबसेट हम लोग लेंगे तो वो एक रिलेशन डिफाइन हो जाएगा A से B पर। सेट A से सेट B पर एक रिलेशन आ जाएगा अगर हम A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लेते हैं, मतलब कोई भी सबसेट हमने कंसिडर किया, दैट विल डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अच्छा रिलेशन को इन जनरल R से लिखते हैं, तो अगर ये हम कहें कि R B सबसेट ऑफ R B रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, देन R जो है वो तो सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B। R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का। अच्छा इसको उल्टा भी बोले हम कि अगर मेरे पास कोई सबसेट है तो वो रिलेशन हो जाएगा A से B पर। मतलब क्या कहा हमने कि R अगर रिलेशन है A से B पर तो फिर वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। उल्टा जाए अगर कोई सबसेट है मेरे पास तो वो रिलेशन हो जाएगा A से B पर। तो इस बात को तो समझ के रखना है। क्या नोट करके रखा जाए, इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B then R will be relation from A to B। मतलब अगर R सबसेट है A क्रॉस B का तो फिर R रिलेशन हो जाएगा A से B पर, और अगर कोई रिलेशन है तो वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। दोनों बातें सही। अच्छा तो यहाँ से और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मुझे सपोज नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए, A से B पर कितने कुल रिलेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि कोई भी सबसेट अगर लेते हैं हम A क्रॉस B का तो वो एक रिलेशन हो जाएगा A से B पर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो यही बात मीनिंग है कि जितने हम सबसेट्स लिख पाएंगे किसके A क्रॉस B के, उतने ही रिलेशंस डिफाइन हो जाएंगे A से B पर। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ
relations from set A to B, that will be equals to number of subsets of A क्रॉस B। मतलब अगर मैंने A से B पर रिलेशन मुझे चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो अगर मेरे पास मान लो एन ए कितना है, P है, और एन बी कितना है, Q है। अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूँ किस में, A क्रॉस B में, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा ये P इंटू Q। अब नंबर ऑफ रिलेशंस अगर लिखता हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो वो तो नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब 2 की पावर P के। तो ये हो गया हमारा कि अगर मेरे पास जो है नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए तो नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। मतलब Na मेरे पास P है, NB Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दैट विल बी इक्वल्स टू P इंटू Q। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, 2 की पावर PQ हो जाएगा फिर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मान लो ये सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट है जिसमें मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए कहाँ से, A से B पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये कितना हो जाएगा, Na इंटू NB, मतलब 3 इंटू 2 दैट इज 6। अच्छा, क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो कितना होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। तो कितना होगा, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। तो अगर A मेरे पास सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए A से B पे, दैट विल बी 2 टू द पावर 6, मतलब कितना आ जाएगा, 64। तो इस तरह से पहली बात तो क्या हमने समझा कि रिलेशन होगा क्या, तो रिलेशन क्या होगा, कोई भी सबसेट हम लेते हैं किसका, A क्रॉस B का, तो वो रिलेशन हो जाएगा A से B पर। या कहें कि अगर कोई रिलेशन है तो वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। ये पहली 2 बातें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी सबसेट लेंगे तो वो रिलेशन होगा A से B पर, या दूसरा ऐसे बोलें कि कोई भी रिलेशन है तो वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे लिखेंगे हम, तो नंबर ऑफ रिलेशंस तो उतने ही होंगे जितने A क्रॉस B के सबसेट्स बनेंगे। तो A क्रॉस B के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस भी होंगे A से B पर। अब रिलेशन हमने कहा, जो रिलेशन है भाई कुछ तो बताए कि क्या मतलब A और B 2 सेट्स तो हैं मेरे पास, तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, मतलब कुछ तो बता दिया जाए कि ये वाला रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता, तब मैं लिख पाऊँगा। अच्छा, अगर एक और बात की सेम सेट से सेम सेट पे अगर रिलेशन होता है तो उसको बोलेंगे फिर रिलेशन ऑन सेट A। तो एक ये नोट और लिखते हैं, क्या है, इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, इसका मतलब क्या हुआ, R रिलेशन है A से A पर, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेशन ऑन, मतलब सेम सेट से सेम सेट पर रिलेशन है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, एक क्वेश्चन किया जाए इस पे, कैसे रिलेशन को हम लोग, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
लेट ए सेट कुछ ऐसे गिवन है 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स कहाँ तक हैं 14। तो क्या कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पर रिलेशन डिफाइन करिए बाय आर कंटेन्स ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x minus y equals to 0, x, y both are element of E. Write down its domain and codomain and range. Write down its domain, codomain एंड रेंज। अब ये बात अपने को लिखनी। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो पहले क्या लिखा है कि सेट ए जो है उसमें टोटल 1 से लेके 14 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। मुझे रिलेशन कैसा चाहिए, ए से ए पर ही रिलेशन चाहिए, और ए से ए का मतलब जो आर आएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए तो बहुत बड़ा होगा, उसमें तो 196 एलिमेंट आ जाएंगे, 14 × 14 196। अब सारे तो नहीं लिखने मुझे, सिर्फ मुझे वही लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, जहाँ पे 3x माइनस वाई क्या आ जाए 0 आ जाए, ऐसे वाले ही एलिमेंट्स चाहिए। तो कह रहा है राइट डाउन इट्स एंड आल्सो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी लिखना है। तो हमने कहा डोमेन, कोडोमेन और रेंज इसी क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो आर है, आर में ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाने चाहिए जहाँ पे 3x माइनस वाई 0, या कहें कि y इक्वल्स टू 3x है। एक्स वाई ऑब्वियसली ए के ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि आर तो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। तो अगर ये बात मेंशन किया है उसने कि एक्स वाई ए का एलिमेंट है तो ठीक है, नहीं मेंशन किया है तब भी एक्स वाई ए से ही होंगे। क्यों? क्योंकि आर ए से ए पर डिफाइन है। अच्छा, तो अब मैं x की वैल्यू भी यहीं से आएगी और y भी यहीं से आएगा, तो लिखने की कोशिश करते हैं r को। तो x की जगह मैं 1 रखता हूँ, y कितना आ जाएगा 3, फिर x की जगह 2 लिखा तो y कितना आ गया 6, फिर x की जगह 3 लिखा तो y कितना आ गया 9, फिर x की जगह 4 लिखा तो y कितना आ गया 12, फिर 5 लिखा तो फिर y कितना आ जाएगा 15। अच्छा, 15 तो इस सेट में नहीं है, इसका मतलब यहीं पे यही वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही इस रिलेशन में आ पाएंगे। तो इस तरह रिलेशन लिखा गया मेरे पास। x1 के लिए y3 है, x2 के लिए y6 है, और x3 के लिए y9 है, और x4 के लिए y12 है। अब इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो अगर ऐसे समझते हैं कि अगर R A क्रॉस B का सबसेट होता, A क्रॉस B, तो बाद में B लिखा है और पहले A लिखा, तो जो बाद में लिखा है वो कोडोमेन होगा। बट यहाँ पे तो A क्रॉस A का ही सबसेट है, तो यहाँ पे तो कोडोमेन भी क्या होगा, A ही होगा। अच्छा, डोमेन क्या होगा? डोमेन की डेफिनेशन अगर लिखता हूँ, डोमेन ऑफ R, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन R, मतलब इसके जो पहले वाले कंपोनेंट हैं उनसे जो सेट बनेगा, तो इसमें पहले वाले कंपोनेंट क्या है 1 2 3 और 4, तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3 और 4, ये डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा? तो रेंज कैसे लिखा जाए? रेंज होगा द सेट ऑफ ऑल
सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आर, मतलब इसके जो दूसरे वाले कंपोनेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा तो क्या आ जाएगा 3, 6, 9 और 12। अच्छा, कोडोमेन हमने कहा जो सेट बाद में लिखा गया है वो कोडोमेन होगा। अगर यहाँ पे आर ए से बी पर रिलेशन होता तो बी कोडोमेन होता। अच्छा, आर तो ए से ए पर ही रिलेशन है, इसलिए कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए ही हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो गया, ए। तो इस तरह मुझे डोमेन भी आ गया। डोमेन से क्या मीनिंग है हमारा कि जो पहले वाले कंपोनेंट हैं उनसे जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा, और दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, बाद वाला जो सेट है वो कोडोमेन। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन सेट सेट n ऑफ नेचुरल numbers by R contains those ordered pairs such that y equals to x plus 5, x is natural number less than 4, x belongs to n, x less than 4। अच्छा, y भी नेचुरल नंबर ही होगा फिर तो। कह रहा इस रिलेशन को लिखिए, डिपिक्ट दिस रिलेशन एंड राइट्स इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज भी लिखिए। अच्छा, तो क्या रिलेशन गिवन है अपना, आर डिफाइन है एन पर। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन अपने को क्या है, आर सबसेट होगा एन क्रॉस एन का, नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट पे। अब आर में कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, जहाँ पे yx प्लस 5 के इक्वल है। तो अगर मैंने x की जगह 1 रखा, x 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 का 6 हो गया। फिर x की जगह 2 रखा तो 7 आ गया, 3 रखा तो 8 आ गया। अच्छा, लेस देन 4 है तो अब इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता, तो रिलेशन तो यही हो गया, x की जगह 1 तो y कितना आ गया 6, x2 रखा तो y 7, x3 रखा तो y 8। तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, इसका डोमेन अगर लिखते हैं तो डोमेन कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, इसके जो पहले कंपोनेंट हैं उनसे जो सेट, तो क्या आ जाएगा 1, 2 और 3। अच्छा, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज जो इसके सेकेंड कंपोनेंट हैं, तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है 6, 7 और 8। तो दिस मच सफिशिएंट। आज इतना करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। रिलेशन और प्रॉक्स ख़त्म हो गया हमारा, ऑर्डर पेयर क्या होता है। कल फंक्शन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कि फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। थैंक यू।